ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस फ्लोज पाने वाला देश हमारा भारत ही है। और ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, ये ऑलमोस्ट 125 बिलियन यूएस डॉलर्स का आंकड़ा है जो कि भारत के द्वारा रेमिटेंस के थ्रू रिसीव किया जाता है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि इस रेमिटेंसेस को रिसीव करने के लिए हमें एक बहुत बड़ी कॉस्ट को अदा करना पड़ता है। किसी किसी केस में ये कॉस्ट 6% होती है, कभी 8%, तो कभी 10 से 12% की कॉस्ट भी हमें देखने को मिल जाती है। पिछले साल का अनुमान लगाया गया था कि 125 बिलियन यूएस डॉलर्स के रेमिटेंस को रिसीव करने के लिए भारत को ऑलमोस्ट 7 to 8 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस कॉस्ट है जो कि यहाँ पे अदा करना पड़ा था। एंड दोस्तों अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में तो ये कॉस्ट ऑलमोस्ट चली जाती है 65 to 70,000 करोड़ के आसपास। इसी कॉस्ट को कम करने के लिए हमारे आरबीआई के द्वारा आज से 2 महीने पहले अप्रैल 2024 की आप लोग खबर देख सकते हैं, आरबीआई के द्वारा प्रपोजल दिया गया था डब्ल्यूटीओ में कि हम चाहते हैं इस रेमिटेंस कॉस्ट को कम किया जाए और इसको लाया जाए टू अ मेयर 3%, सो दैट जो यहाँ पर इतना सारा खर्चा होता है इसको बेसिकली बचाया जा सके। बल्कि इस पूरे मुद्दे को लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको जा करके देख सकते हैं। और आज दोस्तों इन अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं कि आरबीआई का जो प्रपोजल था, हमारा जो प्रस्ताव था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। डब्ल्यूटीओ के द्वारा उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया है। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली कुछ देश पहले ऐसे थे जो कि इस प्रस्ताव के फेवर में नहीं थे। स्पेशली बात करें तो यूरोपियन यूनियन इस चीज़ के फेवर में नहीं था और इवन स्विट्ज़रलैंड भी इस चीज़ के फेवर में नहीं था। लेकिन इन दोनों ने बोल दिया है कि जी हाँ, अब हम लोग भी आरबीआई के इस प्रस्ताव को सपोर्ट करते हैं। केवल एक ही देश है अमेरिका जो कि अभी भी इस प्रस्ताव को यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरे मुद्दे के बारे में, क्या होती है रेमिटेंस कॉस्ट एंड क्यों भारत इसको कम करने के फेवर में लगा हुआ है, एंड ऑल्सो जो ये देश हैं ये क्यों है ऐसे हैं कि ये इंडिया के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, कल यानी कि 8 जून को अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप इस टेस्ट में एनरोल करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो आपको अनअकैडमी की तरफ से कई सारे इनाम और हमारे बैचेज में एनरोल करने के लिए कई सारी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। ये टेस्ट सुबह 9:30 बजे होने वाला है। वंस अगेन इसमें एनरोल करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऑल राइट, सो बेसिकली आरबीआई और हमारी जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जिसने कि यूपीआई को तैयार किया था, इन दोनों ही कॉरपोरेशंस ने मिलकर के डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर्स हैं उनके सामने एक प्रेजेंटेशन को पेश किया था। ये प्रेजेंटेशन पेश करी गई थी मार्च एंड के महीने के आसपास की बात है। ना ये प्रेजेंटेशन को पेश क्यों किया गया था? बेसिकली क्या होता है कि रेमिटेंस जब कोई भी, मान लीजिए कोई इंसान है जो कि बाहर के देश में जाके काम करता है, अमेरिका में जाकर के, गल्फ में जाकर के, कनाडा में जाकर के काम करता है, जब वो पैसे कमाता है तो उस पैसे को वापस अपने परिवार को भारत में भेजता है। लेकिन जब वो पैसे को वापस अपने परिवार को वापस भेजता है तो उस केस में उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फीस है जो कि वहाँ पर अदा करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर अगर छोटी मोटी रेमिटेंस है, मान लीजिए कि वो इंसान $200 के आसपास घर भेज रहा है तो उसको 10% के आसपास फीस अदा करनी पड़ती है, यानी कि $20 तो उसको केवल फीस में ही अदा करनी पड़ेगी। और अगर किसी किसी केसेस में ये वाला जो फीस है ये 15 से 20% भी चला जाता है। ग्लोबली इसकी जो एवरेज निकाली गई है वो ये है कि ओवरऑल रेमिटेंस कॉस्ट जो आती है वो लगभग 6.2% के आसपास चली जाती है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि ये वाली जो कॉस्ट है ये उसी इंसान को अदा करनी पड़ती है जो कि उस कमाए हुए पैसे को वापस अपने घर भेजने का प्रयास कर रहा है। नाउ इंडिया ने इस चीज़ को लेकर क्या सजेस्ट किया है? इंडिया ने कहा है कि हमें एक ऐसा ओपन और इंटर ऑपरेबल पेमेंट सिस्टम की आवश्यकता है, जस्ट लाइक यूपीआई, जो कि डब्ल्यूटीओ की सभी मेंबर कंट्रीज के अंतर्गत चले, जिसके माध्यम से अगर एक इंसान को अपना पैसा किसी और देश में भेजना है तो उसको इतना ज़्यादा जो रेमिटेंस कॉस्ट है या फिर इतना ज़्यादा जो कॉस्ट ऑफ मनी ट्रांसफ़र है उसको वो यहाँ पर अदा ना करना पड़े। इंडिया ने सेम चीज़ आज से कई महीने
महीने पहले जब WTO का जो मीटिंग हुई थी अबू धाबी में, आपको याद होगा, उस टाइम पर भी इंडिया ने इस प्रस्ताव को अबू धाबी की उस मीटिंग में सामने पेश किया था। इनफैक्ट बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज ने इंडिया के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी किया था, ऑब्वियसली क्योंकि डेवलपिंग कंट्री से ही आमतौर पे लोग होते हैं जो कि बाहर विकसित देशों में जाते हैं पैसा कमाने के लिए। तो डेवलपिंग कंट्रीज भी इस चीज़ के फेवर में थी क्योंकि उनके भी इसमें पैसे कई ज़्यादा बच सकते थे। लेकिन इंडिया ने स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन किया था कि देखिए, इसमें अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी देश को होता है तो वो हमें होता है, बिकॉज ये सभी को मालूम है कि रेमिटेंस इनफ्लोज में अगर कोई देश नंबर 1 पर है तो वो भारत ही है। पिछले साल का डेटा आप लोग देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, इंडिया के द्वारा 125 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस इनफ्लोज को यहाँ पर देखा गया था। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि इसके ऊपर हमें लगभग 6 से 7% की रेमिटेंस कॉस्ट को अदा करना पड़ा था। इंडिया ने कहा कि ये वाला जो पैसा है हम लोग इसकी मांग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये जो 6 से 7% का पैसा, जो कि ऑलमोस्ट मान लीजिए 7 to 8 बिलियन डॉलर बन जाता है, ये पैसा हमारे भारतीयों के हाथ से निकलकर उन देशों के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनके हाथ में जा रहा है, बिकॉज वही बैंक्स हैं जो कि पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए ये वाली फीस को चार्ज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इंडिया ने ये भी कहा कि UN के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिनको हम लोग SDG टारगेट्स बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट जो रेमिटेंस कॉस्ट है वो भी कम से कम 3% के आसपास होनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल ये रेमिटेंस कॉस्ट 6.18% के आसपास चल रही है और इसीलिए हम लोग इस प्रस्ताव को यहाँ पर पुश कर रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर आप देखें तो इंडिया का जो डायस्पोरा है वो भी दोस्तों वन ऑफ द लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड है। ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, लेकिन अगर आप इस डेटा को भी देखें तो 16 मिलियन से भी ज़्यादा इंडियंस हैं जो कि इंडिया को छोड़कर बाहर दूसरे देशों में रहते हैं, वहाँ जाकर के काम करते हैं और रेमिटेंसेस को वापस भेजते हैं। इसीलिए अगर किसी देश के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो वो हमारी कंट्री के ही ऊपर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। नॉट जस्ट दैट दोस्तों, रिसेंटली इंडिया के द्वारा आपको मालूम होगा रुपी की इंटरनेशनलाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मूव्स लिए जा रहे हैं। इसके चलते भी इंडिया चाहता है कि रेमिटेंस कॉस्ट जो है वो कम हो सके, सो दैट रुपी का जो लेन देन है, रुपी के माध्यम से जो ट्रेड है, ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका भी जो कॉस्ट है ये यहाँ पर कम हो सके। नाउ हुआ क्या कि इंडिया का जो ये प्रस्ताव था, मैक्सिमम कंट्रीज़ ने इसको सपोर्ट किया। उसके पीछे डेटा इज़ द मेन रीज़न। अगर आप देखें पूरी दुनिया में जो टोटल रेमिटेंसेस का फ्लो देखने को मिलता है, केवल भारत का नहीं पूरी दुनिया में, तो लगभग 860 बिलियन US का हमें रेमिटेंस का फ्लो देखने को मिलता है। उसमें से दोस्तों 669 बिलियन डॉलर का फ्लो ऐसा है जो कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आता है। एंड ये भी आप जानते हैं कि मेजॉरिटी लोग जो अपने देश को छोड़कर के दूसरे देशों में जाते हैं वो लोग अक्सर इन लो और मिडिल इनकम कंट्री से ही होते हैं। अब इन्हीं लोगों को उसी चीज़ के लिए, अपने कमाए हुए पैसे को वापस भेजने के लिए इस रेमिटेंस कॉस्ट को अदा करना पड़ता है। अब लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इसमें क्या हुई है, बहुत सारे बैंक्स, स्पेशली यूरोपियन यूनियन के बैंक्स, स्विट्ज़रलैंड के बैंक्स, जो कि बड़े बड़े प्लेयर्स थे, वो इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन आज दोस्तों वो इस चीज़ के सपोर्ट में आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं इंडिया हैज़ नाउ garnered support from many WTO members including the European Union for its proposal to reduce cost of cross-border remittances, and यही एक सबसे बड़ा पॉजिटिव मूव है। अब केवल अमेरिका का देश है जो कि इस चीज़ के फेवर में नहीं है। उसके पीछे भी रीज़न यही है कि वहाँ के जो बैंक्स हैं वो नहीं चाहते कि उनको जो ये सीधा प्रॉफिट हो रहा था उनको ये प्रॉफिट अब लूज आउट करना पड़े। अमेरिका क्या करता है देखते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा प्रपोजल बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये वाला प्रपोजल अल्टीमेटली लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में जो लो और मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं हेल्प करता है। उन्हीं के बेनिफिट के लिए इस प्रपोजल को सामने रखा गया है। आप लोग दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है 2023 के UPSC एग्जामिनेशन में। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए GS कोर्सेज को लॉन्च कर चुके हैं एंड इन कोर्सेज में हम लोग आपके लिए CSAT, essay राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज और साथ में टेस्ट सीरीज सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं। फिर भी कोई डाउट है सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।